Walaikum assalam. Hello everyone. Hello, welcome to today's live lecture. I hope you all are fine. Hello, good evening, good evening. Iram, walaikum assalam, walaikum assalam. All of you. I hope सब ठीक ठाक चल रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई. ऑलमोस्ट अभी हमारे पास 1 महीना है. नमस्ते सलोनी. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. और अगर चैट सेक्शन में हाँ थोड़ा सी डाउट्स वगैरह ही पूछोगे तो ठीक ठाक रहेगा. आप चैट आपस में करने लगते हो, फिर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन वो पूछते हो. है ना. तो स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो. अभी तक अगर सीरियस नहीं पढ़े हो तो. तो बेसिकली कल हम क्या पढ़ रहे थे. माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन. माय क्वालिफिकेशन इज़ MSc B.Ed और मैं पिछले 7 ईयर्स से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ. और यहाँ पे हम ये ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर लेते हैं. और मैं आपको पूरा फिज़िक्स के बारे में गाइड करने वाला हूँ, एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करने वाला हूँ. और हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम सरफेस टेंशन ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे. सरफेस टेंशन में तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़े थे, लाइक कोहेसिव फोर्स. आई होप तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज एडेसिव फोर्स, ये पता होना चाहिए. उसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशंस वगैरह देखे थे, मॉलिक्यूलर थ्योरी देखे थे. मॉलिक्यूलर थ्योरी की हेल्प से हम सरफेस टेंशन को समझे थे. उसके बाद सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन होता है वो पढ़े थे. W इज इक्वल टू T इंटू डी ए, वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू डी ए. और यही वर्क डन को हम क्या बोल रहे थे, दिस वर्क डन. ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की होगी उसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं. तो ये डेरिवेशन कल किए थे, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया था मैं. तो अब नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने वाले हैं. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. नहीं, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन सेम नहीं है. सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया. सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. सरफेस एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे है उनकी पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बोथ आर डिफरेंट. हाँ, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. वेरी गुड सर. मैग्नीट्यूड सेम होता है. कौन सा मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, ये देखो, ये रिलेशन पढ़े थे कल. और आप बोल सकते हो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया. तो आज हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. थोड़ा सी मिसकंसेप्शन रहता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बट मैं तुमको डेफिनेशन इसकी पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट. और डेफिनेशन ही इतनी टफ रहती है कि आपको वही याद नहीं होगी. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या है, एंगल है. एंगल मतलब इसको थीटा से डिनोट करने वाले हम. एक एंगल मेजर करना है हमको. तो एंगल कैसे मेजर करते हैं, तो देखो, द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस.
एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा किसके बीच में मेजर करना है, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में। सॉलिड और लिक्विड का सरफेस के बीच में एक एंगल मेजर करेंगे जिसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज the angle between the tangent drawn to the free surface of a liquid and the surface of a solid at a point of contact measured within the liquid। अब मैं इतनी लंबी डेफिनेशन पढ़ दिया आपको, आप भी देख रहे हो स्क्रीन पे, बट इसका मीनिंग क्या है, हाँ ये समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग समझने के लिए ना हमको ये समझना होगा कि जब भी हम सपोज एक ग्लास का ट्यूब है, बीच में खाली है, जब इसको पानी में डिप कर, कोई भी लिक्विड में डिप करते हैं, तो ये जो लिक्विड का सरफेस है ये हमको कर्व मिलता है। क्या मिल जाएगा, कर्व। तो ये जो कर्व सरफेस मिला है हम इसको बोलते हैं मिनिस्कस। तो ये कर्व सरफेस या तो कॉनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा, ये डिपेंड करता है सॉलिड और लिक्विड के नेचर पे। तो अब यही को क्या करना है, हमको थोड़ा सी बड़ा करके देखना है। मैं थोड़ा सी अच्छे से बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये आपको एक सपोज लिक्विड का सरफेस मिल गया और ये मिनिस्कस है, जैसा कि मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, कर्व सरफेस फॉर्म हुआ है। ये क्यों फॉर्म होता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बट पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ लेते हैं। तो हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ से देखना है, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड जाके सॉलिड से मिल रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ से लिक्विड आया और ये सॉलिड से मिल गया, यहाँ से भी लिक्विड का सरफेस सॉलिड से मिला, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या करना है, कर्व सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। कर्व सरफेस पे जब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपको पता है टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो कर्व सरफेस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट किस पे ड्रॉ किए हैं, लिक्विड के सरफेस पे। फिर सॉलिड का सरफेस ढूंढना है, सॉलिड का सरफेस कहाँ है, तो ये है आपके सॉलिड की वॉल, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो आप क्या करोगे, एंगल मेजर करोगे। अब ये वाला एंगल मेजर करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो यहाँ पे दिया है एंगल शुड बी मेजर्ड विद इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर वाला एंगल मेजर करना है, तो यहाँ पे θ2 को मैं बोलने वाला हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट। θ2 को क्या बोलूंगा मैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलूंगा। समझ में आ रहा है, θ1 नहीं है तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से मेजर करना है। ये एंगल है किसके बीच का, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आप टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, और ये टेंजेंट के बीच में और सॉलिड के सरफेस के बीच में, ये सॉलिड का सरफेस है, उसके बीच में जो एंगल रहेगा इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से, तो वो लिक्विड के अंदर वाला एंगल को हम क्या बोलने वाले हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलने वाले हैं। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, वही को मैं बड़ा करके फिर से बना देता हूँ, ये थोड़ा सी गड़बड़ हो गई, ठीक है चलो, ये बड़ा करके बना दिया। अब सपोज ये कुछ ऐसा मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, ये लिक्विड का क्या है, सरफेस है, कर्व सरफेस हो गया, हाँ गड़बड़ हो जाती है बेटा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है कि लिक्विड सॉलिड के साथ कहाँ पे जाके मिल रहा है। तो मैं देखा लिक्विड सॉलिड के साथ यहाँ पे जाके मिल रहा है, ये लिक्विड सॉलिड के साथ यहाँ पे जाके मिल रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं क्या करने वाला हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाला हूँ। कैसी आ रही है साउंड, साउंड सही नहीं है, हाँ सारे लिक्विड को रहता है।
कुछ कंडीशन में नहीं होता। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट के बीच का और सॉलिड के सरफेस, ये है सॉलिड का सरफेस, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट और सॉलिड के सरफेस के बीच का जो एंगल रहेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल देख के बता सकते हो कि ये ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है? ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है? लेस देन। थीटा इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 है मतलब कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ये पॉइंट पे जब मैं समझा रहा था, यहाँ पे थीटा कितना मिल रहा है? यहाँ पे थीटा लेस देन 90 मिल रहा है, राइट? तो ये लेस देन 90 है तो थीटा एक्यूट भी मिलता है। कभी थीटा लेस देन 90 होगा तो एक्यूट, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो ऑब्ट्यूज। और वो 90 के इक्वल भी होता है, जीरो भी होता है, बहुत कुछ पढ़ने वाले। आज सिर्फ हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये सरफेस कॉनकेव कैसे बन गया, कॉन्वेक्स कैसे बन गया, तो यहाँ पे ना हम उसका रीजन देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक सॉलिड की वॉल है, उसको बहुत जूम करके देख रहे हैं हम। दिस इज योर सॉलिड, ग्लास है, ये यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ये पानी भर के रखे हैं ग्लास में, और ऊपर क्या है, एयर है। हमको ये देखना है कि कर्व सरफेस कैसे बन गया। हाँ, कर्व सरफेस कैसे बन गया। अब यहाँ पे ना कुछ फोर्सेस होगी। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, फर्स्ट वाला, इसके बाजू में एक और लिक्विड, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, इसके बाजू में थर्ड वाला, इसके बाजू में फोर्थ वाला, इसके बाजू में फिफ्थ, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे कितनी फोर्स लग रही है? फर्स्ट लिक्विड मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो ये फोर्स की रेंज पहले हमको पता है कि रेंज कितनी रहेगी। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक बनाते हैं ना हम। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब ये स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सब ये फर्स्ट वाले पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? लिक्विड का मॉलिक्यूल है। ये मूव होने वाला है, कहाँ पे मूव होने वाला है, ये फोर्सेस डिसाइड करेगी। कौन सी फोर्सेस डिसाइड करने वाली है? कोहेसिव फोर्स डिसाइड करने वाली है, और एडेसिव फोर्स डिसाइड करने वाली है। एडेसिव फोर्स, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं ए, दिस पॉइंट इज ए। तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, सॉलिड इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सॉलिड कितने हैं? हाफ स्फीयर में, नियर अबाउट हाफ स्फीयर में क्या है, सॉलिड है। तो ये वाली फोर्स को मैं वेक्टर से लिखता हूं ए पी। व्हाट इज ए पी? ए पी इज कोहेसिव फोर्स या एडेसिव फोर्स? एपी कोहेसिव फोर्स है या एडेसिव फोर्स है, कौन बताएगा? ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को कौन पुल कर रहा है? सॉलिड के ना। तो एपी इज योर एडेसिव फोर्स exerted by the between solid and liquid, between solid and liquid, solid और liquid के बीच की एडेसिव फोर्स है। अब यहाँ पे देखो, 1/4 पार्ट में लिक्विड है क्या? ये इतना पोर्शन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, इतने पोर्शन में क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल है। ये लिक्विड मॉलिक्यूल भी क्या करने वाले हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाने वाले हैं। तो ये मैं लिख लेता हूं ए सी, दिस फोर्स इज ए सी। ये फोर्स हो गई ए सी। व्हाट इज ए सी? कोहेसिव फोर्स।
बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच की कोहेसिव फोर्स AC हो गई। अब यहाँ पे देख के पता चल रहा है क्या, सॉलिड के ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं या लिक्विड के? मॉलिक्यूल्स ज्यादा कौन से हैं? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स 1/4 पार्ट ऑफ स्फीयर में है ना, 1/4 स्फीयर में, स्फीयर के इतने पोर्शन में ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, बट हाफ स्फीयर में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। और सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो फोर्स AP है इट इज ग्रेटर देन फोर्स AC। AP वाली फोर्स ज्यादा है AC वाली फोर्स से, मतलब एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है। तो ये फर्स्ट वाला कहाँ पे मूव होगा, सॉलिड की तरफ या लिक्विड की तरफ? सॉलिड की तरफ मूव होगा या लिक्विड, सॉलिड की तरफ, राइट। अब ये सॉलिड से ही चिपक के है, तो अब और अंदर तो चले नहीं जाएगा, ग्लास को फाड़ के अंदर नहीं जाने वाला है, ये यहाँ पे चिपक के रहेगा, राइट। फर्स्ट वाला देख लिए, सेकंड वाला, सेकंड वाला लिक्विड मॉलिक्यूल्स में भी यही फोर्सेस एक्ट हो रही है, कोहेसिव फोर्स कम है, एडेसिव फोर्स ज्यादा है। तो ये सेकंड मॉलिक्यूल लिक्विड की तरफ मूव होगा या सॉलिड की तरफ? सेकंड वाला भी सॉलिड की तरफ मूव होने वाला है। तो ये जो बीच में लिक्विड मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पे आके सॉलिड के साथ चिपक जाएगा। ये सेकंड मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऊपर आ गया। अब सेकंड की जगह खाली हो जाएगी क्या, वहां पे थर्ड आने वाला है ना, एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। थर्ड वाला क्या करेगा, थर्ड वाला भी सॉलिड के साथ चिपक जाएगा, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल आके सॉलिड की वॉल से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके सॉलिड के साथ चिपक जाएंगे, सब के सब सॉलिड के साथ चिपकने को ट्राई करेंगे क्योंकि सॉलिड ज्यादा फोर्स। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है कुछ ऐसा दिखेगा क्या, कर्व हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है? ये अब आपका लिक्विड का सरफेस हो गया, गेटिंग इट। तो ये सरफेस जो है लिक्विड का, ये कर्व हो गया, यहाँ पे मिनिस्कस फॉर्म हो गया। हम क्या बोलेंगे, क्या फॉर्म हुआ है, मिनिस्कस फॉर्म हुआ है। तो ये केस कब होगा, जब मेरे पास केरोसिन ग्लास पेयर होगा। अब मेरे को क्या बनाना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना है। अब मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ गए हैं, इक्विलिब्रियम में। मॉलिक्यूल्स को जहां मूव होना था मूव हो गए। अब मेरे को ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में आ रहे हैं। वो पॉइंट कहाँ पे है जहां पे लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये पॉइंट, एट दिस पॉइंट, ये सबसे टॉप वाला लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे कौन सी फोर्स ज्यादा थी, AP ज्यादा थी AC से, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं थी, नेट फोर्स जीरो नहीं थी, ये ज्यादा थी तो वो उसकी तरफ मूव होते चले गया। अब और अंदर मूव, अब मोशन में है क्या ये, अब मोशन में है क्या, अब ये मोशन में नहीं है, जितना मूव होना था मूव हो गया, अब रुक गया। तो जब ये रुक जाएगा तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये प्रोसेस को ना बहुत मिनिमम, बहुत कम टाइम लगने वाला है। जैसे आप सॉलिड, जैसे आप ग्लास में लिक्विड लिए, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन गया। मिनिस्कस कैसा बना है, इसका शेप कैसा है, तो ये मॉलिक्यूल अब यहाँ पे है, तो ये कितनी फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अभी भी ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है AP, और ये
कोहेसिव फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सी क्लियर बनाता हूँ। मिनिस्कस फॉर्म हो गया है, मॉलिक्यूल्स को जहाँ पे मूव होना था मूव हो गए हैं, और शेप कैसा हो गया है इसका, कुछ ऐसा। गेटिंग इट? और भी बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे। हाँ, रिजल्टेंट बताते हैं ना, वही बता रहा हूं मैं, रिजल्टेंट बता रहे हैं। ये सरफेस बन गया, अब देखो ये मॉलिक्यूल पे एक फोर्स एपी, ये मॉलिक्यूल पे एक और फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज एसी। समझ में आ रहा है? एक फोर्स है ए पी और एक फोर्स है ए सी। ए पी क्या है? एडेसिव फोर्स। ए सी क्या है? कोहेसिव फोर्स। अब ये दोनों की रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे रहेगी? तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। ये दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, तो मैं AC का एक पैरेलल बना लिया, AP का एक पैरेलल बना लिया, ये दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा R रहेगा। AR को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। AR क्या है? रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई? ए आर आ गई। अब ए आर सॉलिड में है या लिक्विड में है? तो ए आर लाइज इनसाइड द सॉलिड। ए आर सॉलिड में, रिजल्टेंट फोर्स जो मिलेगा सॉलिड में होगा, क्योंकि एपी बहुत ज्यादा है। एडेसिव फोर्स इज लार्ज देन कोहेसिव फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कहाँ पे रहने वाली है? सॉलिड की तरफ रहने वाली है। किसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ रहा है सर? ये एपी समझ में आया? एपी एडेसिव फोर्स है, एपी एडेसिव फोर्स है, समझ में आया? एसी कोहेसिव फोर्स है, समझ में आया? एपी इज ग्रेटर देन एसी। यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर चढ़ते चले गए। जब ये ऊपर आ जाएगा तो अब हमको क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम किसका? फोर्सेस का डायग्राम ड्रॉ करना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना है। क्या रिपीट करना है बोलो बेटा? क्या रिपीट करूं? क्या नहीं समझा तुमको? दिस कंसेप्ट, ठीक है चलो फिर से समझाना पड़ेगा। रिपीट करने का मतलब फिर से। ये एक सॉलिड है, क्या किए हैं? एक बीकर में लिक्विड फिल किए हैं, और मैं ये पॉइंट को क्या कर रहा हूं? जूम करके देख रहा हूं। ये, हाँ, ये पॉइंट को जूम करके देख रहा हूं। ये पॉइंट को जूम करके देखा तो मैं क्या देखा? यहाँ पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो एक एडेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये है लिक्विड। ये एक कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और यहाँ पे जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, मतलब ये स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब ए पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सॉलिड के हाफ हाफ स्फीयर में सॉलिड के पार्टिकल है, तो ये जो फोर्स है ये सब मॉलिक्यूल्स इसको सॉलिड की तरफ खींच रहे हैं, ये इतने मॉलिक्यूल इसको लिक्विड की तरफ खींच रहे हैं। तो ज्यादा फोर्स कौन सी है? सॉलिड वाले ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे या लिक्विड वाले? तो सॉलिड वाले ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे।
तो फिर ये मॉलिक्यूल मैक्सिमम फोर्स सॉलिड की तरफ एक्सपीरियंस, इसके बाजू वाला मॉलिक्यूल भी क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स सॉलिड की तरफ, तो ये सॉलिड के सरफेस पे आ जाएगा। इसके बाद वाला मॉलिक्यूल भी मैक्सिमम सॉलिड की तरफ, तो ये सॉलिड की तरफ मूव हो जाएगा। ये भी सॉलिड की तरफ, ये भी सब सॉलिड की तरफ आ गए। तो अब हमको कैसा मिल गया, ये ऐसा सरफेस मिल गया, कर्व फॉर्म हो गया। कर्व फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है वो बता रहे थे। अब जब कर्व फॉर्म हो गया है तो मेरे को क्या करना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बताना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ से बताते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बताते हैं। तो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है कि लिक्विड सॉलिड पे कहाँ से मिल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल रहा है। ये कर्व सरफेस है, तो ये कर्व सरफेस पे मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं कर्व सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा। ये टेंजेंट और सॉलिड की वॉल के बीच वाला एंगल थीटा, ये थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहां से देख के समझ में आ रहा है क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 है तो मैं इसको एक्यूट बोलूंगा या ऑब्ट्यूज बोलूंगा, एक्यूट बोलूंगा। तो थीटा विल बी एक्यूट। और ये सरफेस का शेप कैसा है, सरफेस का शेप जो आप ऊपर से देख रहे हो आपको डिप्रेस्ड दिख रहा है क्या, ये वाले पोर्शन को हम कॉनकेव बोलते हैं। यहां से जब आप देखोगे तो आपको उभरा हुआ दिखेगा क्या, एलिवेटेड पार्ट दिखेगा क्या, तो हम उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ऊपर से कॉनकेव दिखेगा। तो ये कौन सा मिनिस्कस बना है, कॉनकेव मिनिस्कस बना है। समझ में आ रहा है, अब समझ रहा है क्या, किसको डाउट था अभी समझा। कॉनकेव मिनिस्कस, यहाँ पे अब हमको फोर्सेस ड्रॉ करना है। कितनी फोर्सेस कौन कौन सी डायरेक्शन में, कितनी फोर्सेस कौन कौन सी डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे। तो यहाँ पे एक कोहेसिव फोर्स थी, सॉरी एक एडेसिव फोर्स थी, एक कोहेसिव फोर्स रहेगी, दैट इज ए सी। और एडेसिव फोर्स इज मच लार्जर देन कोहेसिव फोर्स। दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है, मेरे को दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पहला पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल, चार साइड्स रहना चाहिए, मेरे पास दो ही साइड्स है, तो मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया और इसका डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा। ये जो ए आर है, दिस ए आर इज द रिजल्टेंट फोर्स। ए आर क्या है तुम्हारा, रिजल्टेंट फोर्स। समझा ये, रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हैं, हाँ बताते हैं रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे फोर्स है, राइट। लिक्विड कैन स्टैंड अगेंस्ट नॉर्मल फोर्स but cannot stand against टेंजेंशियल फोर्स। ये याद रखना है, एक लिक्विड नॉर्मल फोर्स एन बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स झेल लेगा बट टेंजेंशियल फोर्स नहीं झेल सकता। इसका मतलब क्या है, देखो ये नदी है, इसमें से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है मतलब अगर मैं फोर्स ये डायरेक्शन में अप्लाई करूं तो टेंजेंशियल फोर्स, और मैं इसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं तो नॉर्मल फोर्स। अब ये पानी ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है मतलब टेंजेंशियल फोर्स ये डायरेक्शन में है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी है ना, बट ये नॉर्मल फोर्स को क्या करता है, झेल लेता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो लिक्विड के सरफेस के नॉर्मल होती है, ये फोर्स उसका मोशन कर देगी बट नॉर्मल फोर्स उसका मोशन
नहीं करेगी, नॉर्मल फोर्स को वो झेल लेता है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ये। फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लूइड कैन स्टैंड अगेंस्ट नॉर्मल फोर्स, एन को झेल लेंगे बट टेंजेंशियल फोर्स को नहीं झेल पाते। तो यही से नदी में जो पानी बह रहा है वो टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है, सरफेस के टेंजेंट बनाता है। सरफेस के नॉर्मल भी फोर्स है ना, कोई ना कोई प्रेशर तो ऊपर से आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर प्रेशर है तो फोर्स भी है। तो ये फोर्स इसको झेल ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मतलब कुछ ना कुछ फोर्स है, ये फोर्स को ये झेल लेता है और उसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है सरफेस। अब यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस। समझ में आ रहे क्या? अब जो लिक्विड का सरफेस बनेगा वो फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे जो सरफेस बना है वो फोर्स के परपेंडिकुलर बनेगा और ये स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बन के वही एकदम खत्म हो जाएगा। तो लिक्विड सरफेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट टेंजेंशियल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल वाली फोर्स है। ये फोर्स नॉर्मली अप्लाई करोगे तो सरफेस यहाँ पे बन जाएगा, कॉनकेव बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? कॉनकेव। ऊपर से आप देखें कैसा दिखा? कॉनकेव दिखा। समझा ये? अभी आगे का पढ़ने का। ये कौन से केस में होता है? जब आप केरोसिन और ग्लास लोगे। क्या होगा जब केरोसिन और, हाँ आगे जाते हैं, चलो ठीक है। अब मैं लिया हूं मर्क्यूरी और ग्लास। मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी पता है क्या क्या होती है? मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ग्लास की डेंसिटी से ज्यादा है। इट इज नॉट अट्रैक्टेड टू, मर्क्यूरी बहुत हेवी होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास की डेंसिटी कम है। समझ में आ रहा है? रो ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन रो ऑफ ग्लास। हेवी है, हेवी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स रहेगी वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो अब ये मॉलिक्यूल है, कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो मैं इस पे पहले स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता हूँ। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये एयर है। तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स रहेगी ना, ये AC कोहेसिव फोर्स विल बी मच लार्जर देन AP। ये AP की वैल्यू यहाँ पे कम रहेगी। कौन से पैर ले रहे हैं? ये दोनों लेंगे तो मर्क्यूरी और ग्लास। कोहेसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मर्क्यूरी इज मच लार्जर देन एडेसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। हाँ ये भी है एक। तो ये मर्क्यूरी वाला मॉलिक्यूल्स को मर्क्यूरी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये मर्क्यूरी की तरफ मूव होने वाले हैं या ग्लास की तरफ? तो ये मर्क्यूरी की तरफ मूव हो जाएंगे और ये यहाँ पे दूसरे मर्क्यूरी, यहाँ पे जगह खाली मिलेगी हमको। और अब सरफेस कैसा मिलेगा? अब मेरे को सरफेस कुछ ऐसा मिलेगा। ये मर्क्यूरी क्या हुए? ग्लास के सरफेस को छोड़ दिए, तो हम बोलेंगे मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास। लिक्विड सॉलिड से चिपक गया, मतलब लिक्विड सॉलिड को गीला कर दिया क्या? यहाँ पे देखो, केरोसिन ग्लास से चिपक गया था, केरोसिन ग्लास से चिपका, लिक्विड सॉलिड से चिपका है, तो सॉलिड गीला है क्या? सॉलिड का सरफेस गीला है, तो हम क्या बोलेंगे? केरोसिन वेट्स ग्लास, पार्शियली वेट्स।
केरोसिन पार्शियली मतलब थोड़ा सी वेट करता है, वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास। मर्क्यूरी डज नॉट वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास, ये गीला नहीं किया, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स चिपके नहीं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर है नहीं तो वो सूखा है, डज नॉट वेट। अब मेरे को क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फुल्ली करना होगा, तो कौन सा लिक्विड, थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे, इसके बाद देखने वाले हैं वो। चलो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बना दिया, ये टेंजेंट है लिक्विड के सरफेस पे, और ये सॉलिड की वॉल है, ये एंगल लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो इट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज। और सरफेस कैसा बना है, सरफेस इज कॉन्वेक्स, कैसा बना है, कॉन्वेक्स बना है, ये याद रखना है। कॉन्वेक्स कैसा दिखता है, कॉनकेव कैसा दिखता है, कॉनकेव मतलब डिप्रेस्ड दबा हुआ रहेगा, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ रहेगा, एलिवेटेड पार्ट, तो ये ऐसा उभरा हुआ बोल सकते हैं, तो ये कॉन्वेक्स है। यहां से आप देखोगे तो आपको कॉन्वेक्स दिखेगा, अंदर से आप देखोगे तो आपको कॉनकेव दिखेगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल कुछ फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो लिक्विड वाली फोर्स है AC विच इज मच ग्रेटर देन सॉलिड वाली फोर्स AP। तो अब ये दो फोर्सेस है, दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनाऊंगा, दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां से एक इसका पैरेलल, एक इसका पैरेलल, तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट फोर्स कैसी है, रिजल्टेंट फोर्स AR कहाँ पे है, लिक्विड में है या सॉलिड में है, लाइज इनसाइड द लिक्विड, तो ये लिक्विड में है, और लिक्विड का सरफेस इसके कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर, ये समझ रहे क्या, द लिक्विड सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स, गेटिंग इट। तो ये टिका रहेगा ऐसा सरफेस, समझा ये। ओके, थर्ड केस, ये सेकंड केस था, ये वाला आपका फर्स्ट केस था, केरोसिन ग्लास, ये वाला आपका फर्स्ट केस था, केरोसिन ग्लास, ये वाला आपका सेकंड केस था, मर्क्यूरी एंड ग्लास। अब हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस क्या रहेगा, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। प्योर वाटर का मतलब होता है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर मतलब इसमें से मिनरल्स वगैरह निकाल लिए हैं, वाटर कंटेन्स सम अदर सब्सटेंस ऑल्सो, बट वो निकाल लिए हैं, ये एकदम प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है। अब जब डिस्टिल वाटर में, हाँ नो इम्प्योरिटीज, वेरी गुड, जब डिस्टिल वाटर में हम पढ़ते हैं तो डिस्टिल वाटर में जो फोर्स होगी, को एडेसिव फोर्स, इट इज मच मच लार्जर देन कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बहुत कम रहेगी, देखो एरो की साइज से हमको मैग्नीट्यूड का पता चलता है, तो कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, एडेसिव फोर्स बहुत, सॉरी एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स बहुत कम है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम सब के सब मॉलिक्यूल क्या हुए, ये वॉल पे आके चिपक गए, किसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलेंगे वाटर completely wets the surface of solid, solid मतलब ग्लास, कंप्लीटली वेट, पूरा की पूरा चिपक गया, पूरा ग्लास क्या हो गया, गीला हो गया, वेट हो गया। अब सरफेस देखो ऑलमोस्ट पैरेलल है क्या, लिक्विड का सरफेस और सॉलिड का सरफेस ऑलमोस्ट पैरेलल है,
तो मैं टेंजेंट जब बनाऊंगा लिक्विड के सरफेस पे, ये टेंजेंट है और सॉलिड के सरफेस दोनों पैरेलल है, तो टेंजेंट एंड सॉलिड सरफेस इज पैरेलल। जो टेंजेंट बनाया हूं लिक्विड के सरफेस पे और सॉलिड का सरफेस पैरेलल है, तो थीटा क्या रहेगा, थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। लिक्विड का सरफेस कैसा है, लिक्विड सरफेस इज पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस, ये है 0 वाला। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। अब एक और फोर्थ केस देख लेते हैं। हाँ आ रहे हैं सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट फोर्थ केस। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल है, लिक्विड एंड ग्लास। हाइपोथेटिकल लिक्विड का मतलब क्या हुआ, हाइपोथेटिकल मतलब अपना ख्याली वाला, अपने मन से एक लिक्विड है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। हाइपोथेटिकल का मतलब नॉट रियल, डज नॉट एग्जिस्ट, इमेजिन, अज्यूम। एक हाइपोथेटिकल लिक्विड है, ऐसा नेचर में कोई भी लिक्विड नहीं है। उसको ग्लास में रख दिए, अब हम बोल रहे हैं इसको ग्लास से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो फोर्स है एडेसिव फोर्स, और ये जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स, ये ग्लास को वेट करता ही नहीं, एक भी मॉलिक्यूल नहीं जा रहे। यस, हाँ बना लो, पीएचडी मिल जाएगी डिग्री, 12वीं के बोर्ड से बच जाओगे। कौन सा लिक्विड बना पाए हैं आज तक। तो ये हाइपोथेटिकल लिक्विड है। ये जो लिक्विड का सरफेस रहेगा ना, सॉलिड के सरफेस से ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ये टेंजेंट बना लिया, ये सॉलिड का सरफेस, ये एंगल 90 हो गया, तो थीटा यहाँ पे क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। बट इन विच केस, हाइपोथेटिकल केस। समझ में आ गया ये। यहाँ पे AC इज मच मच ग्रेटर और AC इज ग्रेटर देन AP रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड में आ जाएगी, या रिजल्टेंट फोर्स कैसी होगी, रिजल्टेंट फोर्स, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और है। रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के साथ साथ रहेगी, क्योंकि सरफेस को इसके परपेंडिकुलर मिलना है ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगी वो कुछ ऐसा रहेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट बना लो। तो ये रहेगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स, यूनिक प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है, समझा क्या, कुछ डाउट है। केरोसिन ग्लास, मर्क्यूरी ग्लास, वाटर एंड ग्लास। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90। हाँ आइडियल बोल सकते हो, लेस। एक्यूट या ऑप्ट्यूज, लेस देन 90 मतलब एक्यूट या ऑप्ट्यूज। एडेसिव फोर्स ज्यादा रहेगी या कोहेसिव फोर्स, AP है एडेसिव, AC है कोहेसिव। सरफेस कॉनकेव रहेगा या कॉन्वेक्स, रिजल्टेंट फोर्स AR कहाँ पे रहेगी, सॉलिड में रहेगी या लिक्विड में। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट लिखना है।
एक फर्स्ट लिख लेना, ये सेकंड लिख लेना, ये थर्ड लिख लेना, ये फोर्थ लिख लेना, ये फिफ्थ, ये 5 पॉइंट सब आप बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो ये मर्क्यूरी में थीटा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 90। चलो अब तुम लोग बोलो, कौन सी फोर्स ज्यादा, कोहेसिव या एडेसिव? अच्छा ऑप्ट्यूज, चलो ऑप्ट्यूज लिख लेते हैं, वेरी गुड। कोहेसिव फोर्स ज्यादा कि एडेसिव? ए सी विल बी ग्रेटर देन ए पी। सरफेस ऊपर से कैसा दिखेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अच्छा ये एक गड़बड़ हो गई। मॉलिक्यूल्स जब मर्क्यूरी के थे तो सरफेस कैसा दिख रहा था, कॉन्वेक्स। गड़बड़ नहीं हुई है, चलो सही है सब, कॉन्वेक्स दिखेगा। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे मिलेगी, लिक्विड में या सॉलिड में? कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स लिख लोगे? डायग्राम पूछेगा, डायग्राम देख के बता सकते हो क्या कौन सा है, केरोसिन और ग्लास है कि मर्क्यूरी और ग्लास है? बुक में फोटो देख के बता सकते हो ना? अच्छा, केरोसिन ग्लास को वेट करता है या नहीं करता है, या पार्शियली करता है या कंप्लीटली करता है? केरोसिन partially wets the surface of glass. Mercury does not wets the surface of glass. Water completely wets the surface of glass. समझ में आ रहा है? थीटा कितना होगा वाटर और ग्लास में, जल्दी बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 0। थीटा 0 है तो ऑप्टिक्स एक्यूट का सवाल ही नहीं। एसी ज्यादा है या एपी? एडेसिव बहुत ज्यादा है। एपी इज मच मच ग्रेटर देन कोहेसिव। सरफेस कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या पैरेलल टू सॉलिड सरफेस? लिक्विड सरफेस इज पैरेलल टू सॉलिड सरफेस। ऑलमोस्ट पैरेलल, या हाँ ऑलमोस्ट पैरेलल बोल सकते हो, वेरी गुड। ए आर कहाँ पे मिलेगा, लिक्विड में या सॉलिड में? रिजल्टेंट फोर्स इनसाइड द सॉलिड। चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो ये हो गया, तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। ब्रेकआउट सेशन, लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो ले लो, पूरा समरी आ गया है। टाइपो वाला एक बार, चलो एक ब्रेकआउट सेशन हो जाए। चलो ये आंसर बताओ जल्दी से, 60 सेकंड। क्वेश्चन आ रहे क्या तुम्हारे स्क्रीन पे? वेर इज क्वेश्चन, क्वेश्चन का ही मसला है। 1 मिनट, हाँ वेट 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 वेट, बस थोड़ा सी प्रॉब्लम, अब भी हो जाएगा सॉल्व, टेंशन मत लो, थोड़ा सी सबर। तो यहाँ पे थोड़ा सी प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट नहीं पूछ सकते। चलो आज ब्रेकआउट रहने देते हैं। सेकंड इज आंसर, हाउ स्मार्ट आई एम। देखो चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ।
क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखो, द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, जो ये रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होती है वो किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से होती है, राइट। तो ड्रॉप का शेप वगैरह भी डिसाइड करता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही ड्रॉप, तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट वही है। चलो, ब्रेकआउट नहीं पूछ सकते आज, आज वो कुछ इशू है, वो सॉल्व कर लेंगे। कल 2 ब्रेकआउट ले लेंगे। नहीं, बाय नहीं, अभी ये पढ़ना है। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। हाँ, ड्रॉप का एक ही होता है। देखो, एक सॉलिड का सरफेस है, उसमें मैं क्या करता हूँ, एक लिक्विड का ड्रॉप ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये लिक्विड का ड्रॉप गिरने के बाद स्फेरिकल रहेगा या फ्लैट हो जाएगा? क्या होने वाला है? फ्लैट। अच्छा, अब देखो, हाँ, मर्क्यूरी ग्लास है। क्या है? मर्क्यूरी और ग्लास, ये तो ग्लास ही है। दिस इज योर ग्लास एंड दिस इज योर मर्क्यूरी। दिस इज योर मर्क्यूरी एंड दिस इज योर ग्लास। तो फर्स्ट डायग्राम सही लग रहा है या सेकंड? हम क्या बोल रहे हैं? मर्क्यूरी वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास और डज नॉट वेट? मर्क्यूरी डज नॉट वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास। तो मर्क्यूरी ग्लास की तरफ नहीं मूव होगा, ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव हो जाएगा। वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उनको कौन अट्रैक्ट कर लिया? ग्लास। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ग्लास से चिपक गए, मिनिमम मॉलिक्यूल्स ग्लास के साथ कांटेक्ट में है। यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स है जो ग्लास के साथ कांटेक्ट में है। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो ये स्फेरिकल मिल रहा है या फ्लैट मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है वो वेट करता है या नहीं करता। तो दोनों केसेस में मिल जाएगा। तो ये लिक्विड का शेप सॉलिड के सरफेस पे जब उसको ड्रॉप करेंगे तो कैसा होगा, तो इसको बताने के लिए हम बोलेंगे इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ कांटेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट। किस पे डिपेंड है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है, थीटा 0 है, क्या है, या थीटा 90 है? ग्रेटर देन 90 कब था? वेट करेगा या नहीं करेगा? वेट डज नॉट वेट। तो थीटा जब भी मेरे को 90 से ज्यादा मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? शेप स्फेरिकल रहेगा या फ्लैट रहेगा? डज नॉट वेट। तो शेप स्फेरिकल या फ्लैट? 90 से ज्यादा है मतलब डज नॉट वेट। डज नॉट वेट मतलब शेप कैसा रहेगा? स्फेरिकल। लेस देन 90 है, पार्शियली वेट, डज नॉट वेट। पार्शियली वेट बोल सकते हैं क्या? पार्शियली वेट। लेट्स से कर्व सरफेस। फिर 0 कंप्लीटली वेट, पूरा की पूरा गीला कर दिया, अब फ्लैट मिलेगा। समझ में आ रहे है ना कि शेप किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, कि वेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। गेटिंग इट?
तो जब भी मेरे को थीटा ग्रेटर देन 90 मिलेगा, मैं बोलूंगा शेप कैसा रहेगा, वो लिक्विड ड्रॉप का सॉलिड के सरफेस पे स्फेरिकल। जब भी थीटा लेस देन 90 रहेगा, मैं बोलूंगा कर्व। जब भी थीटा इक्वल टू 0, मैं बोलूंगा फ्लैट। और हाइपोथेटिकल है ही नहीं तो बोलेंगे कैसे, वो लिक्विड लाओगे कहाँ से? ये लिक्विड गिरा गिरा के देख रहे हैं हम, मैं गिरा के देखा फ्लैट आ गया, तो मैं बोलूंगा इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 0 है। यहाँ पे सुन लो भैया, हाँ हाँ वही बता रहे हैं। अगर मैं एक लिक्विड को सॉलिड के सरफेस पे ड्रॉप किया और मैं बोला उसका शेप फ्लैट हो गया, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 0। अगर वो थोड़ा सी कर्व रहता है, ये फ्लैट एकदम, ये कर्व, और ये मोर स्फेरिकल। समझ रहा है क्या? यस। अब ये किसकी बात करते हैं हम, हाइपोथेटिकल। तो जब मैं हाइपोथेटिकल बोल दिया, अज्यूम करना है ना, तो जब मैं ये लिक्विड है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? हम देखे हैं कि इसको ड्रॉप करके, हम इसको ड्रॉप करके नहीं देख सकते, तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू से एनीथिंग, मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी तक ऐसा लिक्विड मेरे को मिला नहीं है, हमको मिला नहीं है। जब मिल जाएगा या जब बना लेंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि क्या है, फ्लैट है, कर्व है, सीधा है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल है, तब मैं बोलूंगा। अभी नहीं बोलूंगा, पहले लिक्विड लेके तो आओ। हाँ हाँ, वो नहीं बताएंगे हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। पहले आने दो, देखेंगे, फिर बोलेंगे। मैं बनाती हूँ कल और बताती हूँ सर। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो इसकी ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसकी क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अरे ब्रेकआउट का ही तो मसला है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। रुको एक बार और ट्राई करता हूं मैं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो एक मिनट, वेट 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 वेट, देखते हैं, एक और लास्ट ट्राई करने दो। हाँ नहीं हो रहा है, सॉरी, आज के लिए सॉरी। इसको थोड़ा सी रिपोर्ट कर देते हैं, जो टेक्निकल टीम है जो वेबसाइट का काम करते हैं, और फिर वो सही कर देंगे तो हो जाएगा। चलो अभी आज के लिए इतना ही। आज जो पढ़े याद रखना है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। गेटिंग इट? तो कल हम वो एक इक्वेशन को समझ लेंगे। एक इक्वेशन है, उससे मैं पहले थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, और फिर वो थीटा देखेंगे अपन, एक्यूट मिल रहा है या ऑब्ट्यूज मिल रहा है, या 0 मिल रहा है या 90 मिल रहा है। फिर उस पर डिसाइड करेंगे अपन कि फ्लैट रहेगा या कर्व रहेगा या स्फेरिकल रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम लेक्चर। और लेक्चर अगर पसंद आया तो अच्छे वाली वो दे दो, फीडबैक। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो।